किसानों का, रेलवे स्टेशन पर अपमान होता है तो किसानों का, और रेल में चढ़ गया से कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधारण टिकट लेके, तो इतने बेईमान टीटी हैं कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये ताली बजाने की बात नहीं। सोचिए आप, मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का। पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में, उसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं। पूंजी जहां से पैदा होती है और पूंजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूंजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जरा बताओ। और इस देश में सबसे ज्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान है। हमारे देश में 6,38,000 गांव हैं लगभग। आप जानते हैं इनमें से 60% गांवों में बिजली नहीं है। 4 लाख गांवों में बिजली नहीं है। बिना बिजली के हमारा किसान रहता है। मेरा जन्म अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में हुआ, अतरौली तहसील में। मेरे गांव में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव। बिजली नहीं है। हमारे देश के 4 लाख गांवों में बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में किसान अपनी जिंदगी बिताता है। हम यहां एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है। हमारे देश के करोड़ों किसानों को पंखा और एसी की हवा का सुख उपलब्ध नहीं है। वो टैक्स पेयर हैं इस देश के। आप भी टैक्स पेयर हैं, वो भी टैक्स पेयर है। वो भी आपको पूंजी उत्पादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, अन्न पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी उसको बिजली नहीं है। और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपए लीटर का, जो बनता है 12 से 15 रुपए लीटर का। अगर 12-15 रुपए लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है, जो कंपनियां बताती हैं अपने आंकड़ों से, तो किसानों को वो 35 रुपए लीटर में क्यों दिया जाता है? जो किसान आपको लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी पैदा करके दे रहा है, उसके लिए आप इतनी सुविधाएं भी नहीं कर सकते। डीजल उसके लिए महंगा, यूरिया डीएपी आपने बहुत महंगा कर दिया, सुपर फॉस्फेट उसके लिए महंगा कर दिया। उसकी जिंदगी का हर चीज जो वो बाजार से खरीद रहा है महंगा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। यहां आप में से कई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं। माफ करिएगा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम 2 बोरा गेहूं बेचना पड़ेगा, तब आप शिविर में आ सकेंगे। कितने किसानों को 2 बोरा चावल बेचना पड़ेगा, तब आसाम से चलकर वो यहां हरिद्वार तक शिविर में आएंगे। 2 बोरा जिसका चावल बिक जाएगा, उस 2 बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल भर खाना खाएगा। उतना 2 बोरा चावल बेचकर वो कुछ 1,000, 1,200-1,500 रुपए पाएगा, तब यहां शिविर करने आएगा। और वही किसान को लाइफ बॉय साबुन 15 रुपए का बेचा जाएगा, उसका गेहूं 11 रुपए में बिक जाएगा। साबुन खरीदेगा तो 15 रुपए का, गेहूं बेचेगा तो 11 रुपए का। 1 किलो गेहूं बेचकर एक साबुन नहीं खरीद सकता। इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप सोच सकते हैं? वो 1 किलो गेहूं बेच के एक साबुन नहीं खरीद सकता। 1 किलो गेहूं बेचकर एक वॉशिंग पाउडर 1 किलो का डब्बा नहीं खरीद सकता। वो मतलब क्या है? उद्योगों में पैदा होने वाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती हैं और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है, तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा, तो हमेशा वो घाटे में रहेगा। और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूंजी उत्पादन कैसे करेगा, बताइए मुझे। तो पूंजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश में। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग का अपमान किया। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी, उसके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी। बिजली की सुविधा उसको नहीं, सड़क की सुविधा उसको नहीं, पानी की सुविधा इसको नहीं। कितनी किसानों की मां बहन बेटियां हैं जो 1-1 बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं इस देश में। मैंने देखा है अपनी आंखों से।
मैंने संपूर्ण भारत देश का भ्रमण किया है, एक नहीं दो नहीं हजारों गांवों में मैंने ये दृश्य देखा है कि किसी माता को, किसी बहन को एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब उसको एक बाल्टी पानी मिलता है। सवेरे 3:30 बजे उठती है, एक बाल्टी पीने का पानी लाती है, सवेरे का खाना बनाती है, फिर खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है, फिर एक बाल्टी पानी लाती है, दोपहर का खाना बनाती है, फिर दोपहर का खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है, शाम को वापस आती है। 3 बाल्टी पानी लाने में उसका 24 घंटे में से 12 घंटे खर्च होता है। और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां इकट्ठी होती हैं, वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर फोड़ दिए जाते हैं। किसानों को क्या सुविधा मिल रही है? उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता, उनको चलने को सड़क नहीं मिलती, उनके घर में उनकी माँ का, बहन का, बेटी का प्रसव हो, बहन और बेटियों का प्रसव हो तो दाई की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है? आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो माँ को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन, तो ये उसको बधाई है, उसको साधुवाद है, उसको चरण छूने का मन करता है, उसके चरणों में सिर झुकाने का मन करता है। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है। आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिलमिला जाते हैं। यहां 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है और वहां घंटों घंटों अंधेरे में वो जिंदगी बिताते हैं, चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं, कभी उफ नहीं करते, कभी बस नहीं करते। इतनी असुविधाएं, इतने शोषण के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी है? एक ही है, वो किसान है और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है। मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपए का है, लेना है ले लो, नहीं तो आगे चले जाओ। किसान न गेहूं का भाव तय कर पाता है, न चावल का, न चने का, न दाल का, न मटर का, न तिलहन का, न दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन करके, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये किसानों की फसल का भाव तय करता है। इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो तय करता है कि गेहूं 1100 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, चावल 700-800 रुपए क्विंटल, जो भी तय होता है वो सेक्रेटरी तय करता है। एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था, नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उसको मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का सेक्रेटरी। तो क्या काम है? तो उसने कहा भाव तय करता हूं मैं, गेहूं का, चावल का, चने का, मटर का। तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तय करते हैं? तो उसने कहा गेहूं का भाव तय करना बहुत आसान, पिछले साल का जो भाव होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट जोड़ देता हूं, नया भाव तय हो जाता है, बहुत आसान। फिर मैंने कहा पिछले साल का? तो उसने कहा उससे पिछले साल का भाव लेता हूं, इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं। तो उसने एक थ्योरी बता दी। तो मैं पूछा भाई सबसे पहले साल का भाव तय किया उसका कैसे किया था? तो उसने कहा उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत, सुपर फॉस्फेट की कीमत लगाई, बीज की कीमत लगाई, पानी का खर्चा जोड़ दिया और ये सब तय कर दिया। मैं पूछा किसान की मेहनत? तो उसने कहा मेहनत क्या, किसान तो अकुशल श्रमिक है, उसकी मेहनत का क्या है? इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा। उसने कहा किसान की मेहनत का क्या, वो तो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर की कीमत तो हमारे यहाँ लेबर से भी कम है। रोजंदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं? 60-70 रुपए। मिनिमम गारंटी योजना में कितना? 100 रुपए। तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं, उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तय होती है। आपको मालूम है जब गेहूं का भाव तय होता है
तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको यह किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है, अनस्किल्ड है? किसने बताई, किसने बनाई ये डेफिनेशन? तो उसने बेशर्मी से कहा, अंग्रेजों ने। अंग्रेज तय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनस्किल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी, इसलिए किसानों के गेहूं की कीमत साबुन से भी कम रहती है। किसानों के चावल की कीमत वॉशिंग पाउडर से भी कम रहती है। किसानों की दालों की कीमत फेयर एंड लवली क्रीम से भी कम रहती है। आप सोचो ना कितना बड़ा शोषण है। 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदें तो 1 किलो दाल भी नहीं आएगी, उतने में 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत है इस देश में। 75 ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए। 12 से 25 रुपए। 75 ग्राम है वो, 1 किलो नहीं है। एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपए का। डव अब 40 रुपए का 75 ग्राम लगभग 50 का 100 ग्राम हो गया, 1 किलो 500 रुपए का। और गाय का घी मिलता है 1 किलो 150 से 200 रुपए का। तो किसान गाय का घी पैदा करके 150-200 रुपए किलो बेचे और कंपनियां साबुन पैदा करके 500 रुपए किलो बेचे। ऐसा शोषण चल रहा है। प्राइसेस में पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है, मूल्यों में समानता नहीं है। और एक बात और बताते, जो गेहूं में पानी दिया जाता है उसका मूल्य लगता ही नहीं राजू, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक जगह पूछा कि 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए पानी कितना लगता है, तो उसने तो पानी की क्वांटिटी बताई, उसने निकाला था वो इतना ज्यादा पानी था, यदि उसका पैसा पानी का 10 पैसे लीटर भी लगाए तो गेहूं का मूल्य के बराबर। माने वो जो पानी हम जो आज 10-12 रुपए लीटर खरीदते हैं, किसान के पानी का मूल्य 10 रुपए भी उसको नहीं मिलता है, जो 200-250 फीट नीचे गड्ढा खोद के और मोटर लगा के निकालता। तो आप किसान को कोई मूल्य देते हैं, उसकी कीमत उसको वाजिब नहीं मिलती है। गेहूं का भाव 11 रुपए किलो क्यों है, चावल का भाव 12-15 रुपए किलो क्यों है? ये इसलिए है कि किसान के द्वारा पैदा की गई वस्तु का भाव वो खुद तय नहीं करता, उसकी मेहनत की सही कीमत उसमें नहीं लगाई जाती। और देखो कैसा शोषण और विडंबना इस देश में है कि किसान आज अगर खेत में काम करे तो उसकी मजदूरी की कीमत अनस्किल्ड लेबर वाली है, 100 रुपए रोज या 60-70 रुपए रोज। और वही किसान अगर खेती छोड़ दे, खेत बेच दे, गांव छोड़कर शहर चला जाए और किसी बैंक में चपरासी हो जाए तो उसकी रोज की जो कीमत है श्रम की वो 500 रुपए से ज्यादा हो जाती है, कभी कभी 700 रुपए हो जाती है। छठे वेतन आयोग के बाद, 6 पे कमीशन के बाद तो वो लगभग 700-800 रुपए है। अब बैंक में चपरासी हो जाए किसान अपना खेत बेचकर तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा, एक दिन का मूल्य मिलेगा 700-800 रुपए, और वो खेत में अपनी हड्डी तोड़े और अपने पांव गलाए और इस देश के लिए पूंजी उत्पादन करके दे तो एक दिन का श्रम का मूल्य है सिर्फ 100 रुपए। आप सोचिए इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। तो आप उसको अगर बैंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूल्य देना शुरू कर दें तो गेहूं का भाव बढ़ जाता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, अगर किसी बैंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है, गेहूं पैदा करने वाले किसान का एक दिन का श्रम भी उसके बराबर नाप लिया जाए तो गेहूं बिकेगा 5,000 रुपए क्विंटल, चावल बिकेगा 6,500 से 7,000 रुपए क्विंटल, कपास बिकेगी इस देश में 10 से 12,000 रुपए क्विंटल, मूल्य तय हो जाएगा उसका। तो मैंने उस सेक्रेटरी से कहा कि भाई आप उनको श्रम का मूल्य उतना क्यों नहीं देते जो बैंक के चतुर्थ क्लास कर्मचारी को आप देते हो। किसान तो उससे बड़ा काम कर रहा है, बैंक का चपरासी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बंदूक लेके दरवाजे पर बैठा हुआ है, बंदूक कभी चलाता नहीं है और कभी उससे चलती भी नहीं है, और जब चलाने का वक्त आए तो छोड़ के भाग लेता है। बैंक डकैतियां होती हैं तो कैसे होती हैं मालूम है? चपरासी सबसे पहले भाग लेता है। जो बंदूक चलाने के लिए दी गई है और उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है, जब चलाने का नौबत आता तो बंदूक छोड़ के भाग लेता है। उसको आप 700-800 रुपए रोज का दे रहे हो, और जो किसान अपनी हड्डियां गला रहा है और देश के लिए पूंजी उत्पादन और अन्न उत्पादन करके दे रहा है, उसको दिन की मेहनत 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए,
ये सबसे बड़ा तमाशा है। हमारे देश में 3 क्षेत्र हैं। एक है सर्विसेज का सेक्टर, सर्विसेज आप समझते हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, रेल है, पब्लिक सेक्टर है, ये एक सर्विसेज सेक्टर है। दूसरा है प्रोडक्शन का सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कारखाने चलाने वाले लोग हैं। और तीसरा है कृषि का क्षेत्र है। तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सेवाओं के क्षेत्र में मिलने वाला श्रमिक मूल्य तीनों जगह अलग अलग है और जमीन आसमान का अंतर है। कृषि का मूल्य सबसे कम है, उद्योगों का उससे ज्यादा है और सर्विसेज का उससे भी ज्यादा है। मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टाइपिंग ही तो है ना, और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूल्य हजारों रुपए में बैठता है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के पैकेज पे नौकरी मिलती है, तो उसका श्रमिक मूल्य रोज का 1000, 1200, 1500 रुपए, 8 घंटे काम कर रहा है, शरीर नहीं तोड़ रहा है, खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में जाता है, और उसका एक दिन का श्रमिक मूल्य आप हजारों में गिनते हैं। और जो किसान अपनी हड्डियां गलाता है, कमर तोड़ देता है, जिंदगी पूरी होम कर देता है, उसका श्रमिक मूल्य आप एक दिन का 100 रुपए भी नहीं गिनते। जब इतना शोषण होगा तो पूंजी उत्पादन में कमी आएगी। और पूंजी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में? हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था ना, तो 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा कर लेता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी। 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल, 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल गेहूं, 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना, 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल कपास। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले। फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ, और आजादी के बाद तो बहुत भयंकर पैमाने पर यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ। इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है। मालूम है, एक जमाना था कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पांव रखो तो ऐसा लगता था कि जैसे नए बने हुए रुई के गद्दे पर पांव रखकर आप चल रहे हैं। इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलायम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ? मिट्टी में यूरिया डीएपी डाल डाल के और किसानों का दिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने जो यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंट थे, जिनका एक ही उद्देश्य था यूरिया की बिक्री को बढ़ावा देना, डीएपी की बिक्री को बढ़ावा देना। इन यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंटों ने किसानों का दिमाग ऐसा घुमाया कि खेत में यूरिया डीएपी डलवाया। फिर धीरे धीरे खेत को नशा लग गया। जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूरिया डीएपी का नशा लग गया। फिर हालत ऐसी हो गई कि मिट्टी में बिना यूरिया बिना डीएपी अन्न पैदा ही ना हो, तो किसान ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डालना शुरू किया। पहले 1 कट्टा, फिर 2 कट्टा, फिर 3, फिर 10, फिर 15, फिर 20। अब बोरे के बोरे यूरिया पड़ते हैं। मिट्टी पूरी बंजर हो रही है, खराब हो रही है, पत्थर जैसी कठोर हो रही है। अब उसमें उत्पादन भी कम हो रहा है, तो पूंजी का निर्माण भी कम हो रहा है। इस कारण से पूंजी की कमी आई है इस देश में। आपको मालूम है, हमारे देश की सरकार के बजट का सबसे कम हिस्सा किसानों पे ही खर्च होता है। बजट का सबसे कम हिस्सा। हमारे देश की सरकार के पिछले 15 साल के बजट का मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। पिछले 15 साल में हर साल खेती और किसानों के लिए खर्चा कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो किसानों को सब मदद करोगे नहीं, उनको मदद दोगे नहीं, उनको सुविधाएं दोगे नहीं, उनका सम्मान करोगे नहीं, हर समय हर क्षण उनका अपमान करोगे, तो किसान फिर बेचारा पूंजी उत्पादन के काम में जो लगा हुआ है वो उससे भटकेगा, वो उससे अलग हटेगा या कम करेगा। इसलिए पूंजी की कमी हुई है इस देश में। और उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे ये मूर्ख नेता, जिनको मैं मूर्ख शब्द में कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां पूंजी मूल रूप से पैदा हो रही है उस किसान की मदद तो नहीं कर रहे हैं, उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों को दरवाजे खोलकर बुला रहे हैं, आओ आओ हमको पैसा दो। ये कुछ ऐसा किस्सा चल रहा है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मरीज है, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसको खून की कमी हो गई, तो क्या करोगे?
तो आप कहोगे खून की बोतल चढ़ाओ। 1 बोतल चढ़ाई, 2 बोतल चढ़ाई, 3 बोतल चढ़ाई, फिर मरीज थोड़े दिन में ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, फिर क्या करोगे? फिर 1 बोतल चढ़ाओ, फिर 2 बोतल चढ़ाओ, फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया। तो ये बोतल कब तक चढ़ाओगे? बताओ ना। होशियारी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है कि आप मरीज की हालत ऐसी बनाओ कि उसका खून खुद बनने लगे शरीर में। ये बाहर के खून की बोतल कितने दिन तक चढ़ाओगे उसके शरीर को? हमारे देश को पूंजी की कमी हो गई, मान लिया मैंने, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ जिससे पूंजी ज्यादा पैदा हो इस देश में। ये क्या तरीका है कि बाहर से उधार की पूंजी लेके आओ और इस देश के मरीज, जो बीमार मरीज इस देश की अर्थव्यवस्था है, उसको बाहर के खून की बोतल चढ़ाओ। और कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून की बोतल? एक दिन मर जाएगा। बाहर के खून पर कितने दिन किसी मरीज को आप जिंदा रख सकते हैं बताइए ना। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप बाहर के खून की बोतल चढ़ा के किसी मरीज को कितने दिन जिंदा रखेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, एक दिन मर जाएगा। ज्यादा अच्छा तरीका और होशियारी का तरीका यह है कि उस मरीज को जिसको खून की कमी हो गई है, ऐसा कुछ करो कि उसके शरीर में ही खून बनने लगे। तो भारत के बारे में मैं यही कहता हूं कि पूंजी की अगर कमी हो गई है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि हमारे ही देश में पूंजी निर्माण होने लगे। बाहर से पूंजी लेके क्यों आए? और हमारी सरकारें आजकल उस रास्ते पर हैं, जो मरीज मरने वाला है और खून की बोतल पे बोतल चढ़ाए चली जा रही हैं। एक दिन सब खत्म हो जाने वाला है। सरकारें कहती हैं पूंजी की कमी है तो बाहर से पूंजी लानी है। पूंजी की कमी क्यों आई है उसका कारण मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया, और ये इतने विस्तार से इसलिए समझाया कि आप हमारे भारत के नागरिकों को ये समझा सकें कि पूंजी की कमी इस देश में क्यों हुई, कारण क्या है उसका। और चूंकि आप सब किसान और खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको अपने अपमान का एहसास हो सके, इसलिए मैंने कुछ चुटीली और कड़वी बातें आपके सामने कही। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है आपका दिल दुखाने का, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि आपकी चेतना को झकझोर सकूं कि इतना अपमान आप 60-62 साल से सहन कर कैसे रहे हैं इस देश के उत्पादक होने के नाते, और वो भी पूंजी उत्पादक होने के नाते। बगावत क्यों नहीं कर देते आप इस व्यवस्था के खिलाफ? तो अब हमारे देश में ये पूंजी की कमी हो गई तो सरकारों ने कहना शुरू किया विदेशी कंपनियों को बुलाओ, तो विदेशी कंपनियां आती हैं और पूंजी लेके आती हैं। ये सरकार हमारी संसद में कहती है, संसद के बाहर कहती है। इस झूठ पर मैंने पिछले 18 साल बहुत रिसर्च किया। 18 साल से मैं लगा हुआ हूं इस काम में कि कौन कंपनी आती है और कितनी पूंजी लेके इस देश में काम शुरू करती है। तो मैं आपको नाम लेके पढ़ के बताता हूं। हमारे देश में जो 5000 सबसे बड़ी विदेशी कंपनियां हैं दुनिया के देशों की, उसमें सबसे लूटखोर कंपनी है हिंदुस्तान लीवर। इसका असली नाम है यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई यहां भी। और ये इतनी बेईमान कंपनी है कि जिस देश में घुसती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। जैसे हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान लीवर, श्रीलंका में इसका नाम है सीलोन लीवर, इंडोनेशिया में इसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। तो नागरिकों को ऐसा लगता है कि ये तो अपने ही देश की कंपनी है, वो विदेशी है। मूल नाम है यूनिलीवर। यहां पर अभी इसने नाम बदल के रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मूलतः हॉलैंड और ब्रिटेन के उद्योगपतियों की संयुक्त कंपनी है। इसमें मूल पूंजी ब्रिटेन की है और हॉलैंड की है। ये कंपनी भारत में आई है धंधा करने। जब कोई कंपनी धंधा करने आती है ना, तो सबसे पहली बार धंधा शुरू करने के लिए जो वो पूंजी लगाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, मूल चुकता पूंजी हिंदी में अगर कहूं तो। इसका अर्थ समझ लीजिए, व्यापार शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है, माने उनके देश से आने पर जो वो पूंजी लाती है, ये मतलब है। जैसे कोई विदेशी कंपनी आई, उसने भारत में जमीन का कोई टुकड़ा खरीदा, तो टुकड़ा खरीदने के लिए जो पैसा लगाया उसने वो अपने देश से लेके आई, तो वो पूंजी भारत में आई, ये कहा जाता
है ना, उसी को विदेशी पूंजी कहते हैं। तो जब कोई कंपनी धंधा और व्यापार शुरू करने के लिए आती है और मूल पूंजी जो वो अपनी भारत में लगाती है, फिर उसमें से धंधा शुरू होता है, फिर उस धंधे में से मुनाफा कमाती है, फिर उस मुनाफे को दोबारा पूंजी के रूप में लगाती है, फिर वो मुनाफा कमाती है, फिर मुनाफे को पूंजी के रूप में लगाती है, उसको कहते हैं बोनस और शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मुख्य होती है इनिशियल पेड अप कैपिटल। जब आप शुरू में भारत में धंधा करने आए विदेश से, तो आपने कितना पैसा लगा? तो हिंदुस्तान लीवर जब हिंदुस्तान में आई और इसने सबसे पहली साल जब धंधा शुरू करने के लिए पूंजी लगाई, तो वो पूंजी मात्र कितनी है, अंदाजा लगा सकते हैं आप? कहेंगे करोड़ों में होगी। कुछ करोड़ों में नहीं है, मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी से इसने धंधा शुरू किया इस देश में, हिंदुस्तान लीवर में। सिर्फ 24 लाख। ये विदेशी पूंजी निवेश है जो बाहर से कहते हैं ना, वो पैसा लेके आएंगे हमारे देश को बढ़ाने। हमारे देश का बजट पता है 8.5 लाख करोड़ का है, और हिंदुस्तान लीवर ने इस देश में धंधा शुरू किया तो पूंजी लगाई है 24 लाख रुपए। और 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करके ये हिंदुस्तान लीवर कितना बड़ा मुनाफा कमाती है इस देश में, वो भी बता देता हूं। पिछले साल इस हिंदुस्तान लीवर ने सारे देश में 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा। पिछले साल माने 2007-2008 में। क्या क्या बेचती है ये? लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, व्हील, रिन, फेयर एंड लवली इसी का है, क्लोजअप इसी का है। ऐसे 50-60 आइटम हैं इसके। तो 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा। इनिशियल पेड अप कैपिटल ध्यान रखिएगा सिर्फ 24 लाख रुपए है। आई कब थी? हाँ, ये कंपनी आई थी हिंदुस्तान में सन 1933 में। 1933 से आके इसने धंधा शुरू किया। 24 लाख रुपए का इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल से, उसमें से मुनाफा कमा के पूंजी अपनी बढ़ाती गई, और आज 14,740 करोड़ का इनका सेल है। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, जो सच नहीं होता। और ये भी नंबर 1 की सेल है, जो हाँ, 2 नंबरी धंधा है, जो काला वो तो अलग है, वो तो अलग है। 1 नंबर का जो उनका मुनाफा है, जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, वो उनका मुनाफा है 1925 करोड़ रुपए। 1925 करोड़ रुपए माने लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो 2000 करोड़ रुपए वो एक साल में कमा रही है, सिर्फ 24 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। तो आप बताओ, पूंजी उनके यहां से हमारे यहां आ रही है या हमारी पूंजी उनके यहां जा रही है? कितना गुना हो गई है? 24 लाख से इसको काउंट करें करीब, तो ये 2000 गुने से ज्यादा निकलेगा महाराज जी, 2500 गुना। हर साल जितना लाए थे उससे 2500 गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो आप बताइए, पूंजी यहां आ नहीं रही है, यहां से जा रही है। और एक दूसरी कंपनी का बोलता हूं, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब धंधा शुरू किया, तो उनकी जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है, भारत में लाई गई पूंजी, वो मात्र 15 लाख रुपए है, मात्र 15 लाख। और उस कंपनी का एक साल का जो सेल है, माने कुल बिक्री है, वो 1385 करोड़ की है, माने 1400 करोड़। और उसका एक साल का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 231 करोड़ है। 15 लाख रुपए लगाकर 231 करोड़ रुपए साल का कमा रही है, लूट रही है कोलगेट पामोलिव कंपनी। कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में कब आई है? तो कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में आई है